जिस देश में याकूब मेमन को निर्दोष बताया जाएगा, अफजल गुरु को शहीद बताया जाएगा और इशरत जहान को देश की बेटी बताया जाएगा, वो देश आखिर आतंकवाद के जख्मों से कैसे बच सकता है? भारत के सीने पर हुए आतंकवाद के घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को खुली छूट मिलती रहेगी। वैसे देश को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा सिर्फ जेएनयू और प्रेस क्लब जैसी जगहों पर ही नहीं चलता। कई बार पूरा की पूरा सिस्टम देश को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा चलाने लगता है और इसका एक और बड़ा उदाहरण है इशरत जहान एनकाउंटर केस। अब हम इस कुख्यात एनकाउंटर केस का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि आज डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में यह कहा है कि इशरत जहान लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी। हेडली की यह बात सुनकर आज देश के वो तमाम तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी, पत्रकार और नेता बेचैन हो गए हैं जो पिछले 12 वर्षों से इशरत जहान के लिए आंसू बहा रहे थे। आज उन लोगों को भी ये झटका लगा होगा जो इशरत जहान को सिर्फ बेगुनाह नहीं बल्कि अपनी बेटी भी समझते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इशरत जहान के घर को सेकुलर टूरिज्म का केंद्र बना दिया था। अब सवाल यह है कि क्या जो लोग इशरत जहान के लिए आंसू बहा रहे थे वो डेविड हेडली की गवाही के बाद देश के सामने माफी मांगेंगे? इस केस में जिन अफसरों का करियर और जिंदगी बर्बाद कर दी गई, क्या उन लोगों से माफी मांगी जाएगी? इसके साथ साथ हम इस सवाल का भी डीएनए टेस्ट करेंगे कि आखिर वो कौन सा राजनीतिक दबाव था जिसकी वजह से सीबीआई ये कह रही थी कि इशरत जहान एनकाउंटर केस फर्जी था और एक तरह से ये संकेत दिए जा रहे थे कि इशरत जहान आतंकवादी थी ही नहीं। क्या इशरत जहान केस का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया गया था? ये सारे सवाल गहरे विश्लेषण की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज हेडली ने कोर्ट में क्या कहा और किस तरह से इस नए घटनाक्रम के बाद नए सवाल उठ रहे हैं। ये वो देश है जहां खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए भी आंसू बहाए जाते हैं। ये वो देश है जहां निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को भी बेकसूर ही नहीं शहीद बता दिया जाता है। ये वो देश है जहां के नेता वोटों के लिए किसी आतंकवादी को बेटी कहने से भी नहीं हिचकिचाते। ये वही इशरत जहां है जिसे उसके 3 साथियों के साथ 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया था। गुजरात पुलिस के मुताबिक इशरत जहां और 3 साथी लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश के साथ आए थे। उस वक्त लश्कर तैयबा के मुखपत्र कहे जाने वाले गजवा टाइम्स ने भी इशरत को लश्कर का सदस्य माना था, लेकिन भारत में सेकुलर राजनीति इसे कैसे स्वीकार कर लेती? 12 वर्ष बाद डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान इशरत जहां को लश्कर तैयबा का आतंकवादी बता दिया है। एक गुजरात के नजदीक एक फीमेल सुसाइडर बॉम्बर का मिशन फेल होने के कारण जकीउर रहमान लखवी उसे टोक रहा था। हमने कहा कि क्या उसका तुम्हें नाम बताया क्या? तब उसने कहा कि अभी याद नहीं है, लेकिन जकीउर मुजम्मिल भट्ट ने यह नाम मुझे बताया था। फिर मैंने उसे 3 ऑप्शन दिए। मैंने कहा कि मैं आपको यादगार दिलाने की कोशिश करता हूं, आप पहचान सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि आप मुझे 3-4 नाम बताइए। फिर हमने मुझे जो जानकारी मिली थी कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए, नूरजहां, इशरत जहां और मुमताज। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को जकीउर रहमान लखवी कोस रहा था। ये बात उसने आज बताई। हेडली ने बताया कि लश्कर तैयबा में जकीउर रहमान लखवी कमांडर है, हाफिज सईद फाउंडर है और लश्कर में फाइनेंस, नेवल और वुमेन विंग्स काम करती हैं। डेविड हेडली ने बताया कि लश्कर तैयबा में महिला विंग है जिसकी प्रमुख आतंकवादी अबू अमीन की मां है।
हेडली ने कोर्ट को बताया कि जकीउर रहमान लखवी ने उससे भारत में एक नाकाम ऑपरेशन का जिक्र किया था। हेडली के मुताबिक ये नाकाम ऑपरेशन लश्कर के एक और आतंकवादी मुजम्मिल बट के जिम्मे था, जिसमें लश्कर की एक महिला आतंकवादी मारी गई थी। हेडली ने अपनी गवाही में कहा कि ऑपरेशन भारत में कहां हुआ था इसकी जानकारी तो उसे नहीं है, लेकिन उसे पता था कि जो महिला आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारी गई थी वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय थी और लश्कर की ही सदस्य थी। महिला आतंकवादी की पहचान के लिए हेडली के सामने 3 नाम लिए गए थे, जिसमें हेडली ने इशरत जहां का नाम लिया। सवाल है कि कहां वो लोग जो इशरत जहां के लिए आंसू बहा रहे थे। डेविड हेडली ना तो सरकार का ना तो किसी पार्टी का कोई एजेंट है, ना ही उसे भारत से अब कोई फायदा है। वो तो अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है। वो लश्कर के नस नस से वाकिफ है। अगर वो इशरत जहां को आतंकवादी बता रहा है तो इसे क्यों ना मान लिया जाए। जिस इशरत जहां को लेकर हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, उस इशरत जहां के संबंध में साफ तौर पर हेडली ने यह कबूल किया है कि उसका लश्कर तोयबा से संबंध था और वह एक सुसाइड बॉम्बर थी, इसे स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूं इन राजनीतिक पार्टियों से, जनता को बराबर दुष्प्रचार करके गुमराह करते रहे, क्या इसके लिए देश की जनता से आप क्षमा मांगे? जो लोग की देश की बेटी, बिहार की बेटी बता करके पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति देश की सुरक्षा एजेंसियां मजबूती मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, उनके काम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। उनको देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और देश को आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को वो दोबारा दोहराएंगे नहीं। इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी है या फिर असली, इसका फैसला तो अब कोर्ट से ही होगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया, जिस तरह से मुंबई में इशरत जहां के घर को सेकुलर टूरिज्म का केंद्र बना दिया गया और जिस तरह से एक कदम आगे बढ़कर इशरत जहां को राजनेता अपनी बेटी बताने लगे, तो सवाल उठता है कि इस देश में किस तरह की राजनीति होती है। बिहार की राजनीति में इशरत जहां को लेकर के केवल कांग्रेस नहीं की, लालू प्रसाद नहीं की, नीतीश कुमार इनसे बढ़ करके बिहार की बेटी बनाने का काम किया और उसका कहां से पता नहीं घर भी खोज लाया, घर का फोटो दिखाया और केवल महज वोट के लिए। मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश जी, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है, ये वोट का मामला नहीं है। एनकाउंटर के फर्जी होने या ना होने की बहस तो हो सकती है, लेकिन वोट की एक कैसी राजनीति है कि इशरत जहां को निर्दोष बताने में नेता हिचकते नहीं। इशरत जहां के उन साथियों के बारे में भी बात नहीं की गई, जिसमें से जिशान जौहर और अमजद अली राणा 2 पाकिस्तानी नागरिक थे और इशरत का साथी जावेद शेख आतंकवादी गतिविधियों में पहले से जुड़ा था। इशरत जहां आतंकवादी थी, यह हेडली ने पहली बार नहीं बताया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए के पास ये जानकारी वर्ष 2009 से थी, जब अमेरिका जाकर एनआईए ने हेडली से पूछताछ की थी। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार केंद्र में थी। सवाल ये कि क्या ये जानकारी राजनीतिक दबाव में सुविधाजनक रूप से छिपाई गई। कई लोग उनको बेगुनाह बताते थे, लेकिन हेडली के खुलासे के बाद कम से कम उन लोगों को अपना बयान वापस लेना चाहिए। कई लोग तो उसको बिहार की बेटी बता रहे थे। देखिए, अगर हेडली या जो भी उसका नाम है, उसने कोई ऐसी बात कही है अपनी गवाही में, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए। पर उसका इस्तेमाल अगर इस काम के लिए किया जा रहा है कि एक फर्जी मुठभेड़ को आप सही बताना चाहते हैं, तो जो कार्रवाई सीबीआई ने की थी कोर्ट के निर्देश के ऊपर और उसमें जिसमें चालान दायर हो चुका है, आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये 2 अलग बातें हैं। हेडली की गवाही से उन लोगों के सामने राजनीतिक सवालों का तूफान मंडरा रहा है, जो लोग उस वक्त केंद्र में अहम पदों पर बैठे थे और इशरत जहां के केस में राजनीतिक दबाव डालने में सक्षम थे। इशरत जहां के एनकाउंटर से कुछ महीने पहले ही केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी और 2004 से लेकर अगले 10 साल में गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम। इनके अलावा उस वक्त सवाल सीबीआई से भी है
जिसने ये पता लगाने के बारे में कभी नहीं सोचा कि इशरत जहां अगर निर्दोष थी तो वो क्यों लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ थी। सवाल ये कि सीबीआई ने एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया, जब एनआईए को वो बात पता थी जिसे आज हेडली ने कहा है। इशरत जहां का परिवार और उसके वकील हेडली को ही झूठा बता रहे हैं। हमको ये कहना है कि हमारी बेटी निर्दोष थी, बेगुनाह थी, और हम जानते हैं, मेरा ऊपर वाला जानता है। हेडली की गवाही किस चीज में ली जा रही है? 26/11 में। क्या इन मामलों का 26/11 से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। क्यों ये सवाल पूछा गया? ये तो पूछना पड़ेगा कि अदालत में कि भाई ये वकील साहब क्या कर रहे थे, अचानक बीच में कुछ और बातें पूछने लग गई जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसका हिंदुस्तान की राजनीति से एक लेना देना होता है। सीबीआई ने 2013 में कहा था कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं है, और उस वक्त सीबीआई के डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा को इन सवालों का जवाब देना होगा कि क्यों और किसके दबाव में इशरत जहां के मामले में सीबीआई ने आईबी और गुजरात पुलिस के अधिकारियों को जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि आईबी के निदेशक राजेंद्र कुमार से पूछताछ कर गिरफ्तारी की बात भी थी। इस केस में आरोपी 7 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दी थी। बाद में जो पूरा मामला है उसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया था। मामला पॉलिटिसाइजेशन के अंतर्गत ये दूसरी दिशा में ले जाया गया था, और जेन्युइन एनकाउंटर होते हुए भी ये एनकाउंटर फेक है। इस प्रकार के केसेस गुजरात पुलिस के खिलाफ खड़े किए गए, फेक केसेस। सवाल ये कि क्या इशरत जहां एनकाउंटर केस में राजनीति का कोई बड़ा खेल खेला गया, और जिसमें विरोधी नेताओं को परेशान और बदनाम करने के लिए पूरा दम लगा दिया गया? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन जहां देश के उन नेताओं और बुद्धिजीवियों से हमारा बड़ा सवाल यही है, जिस देश में याकूब मेमन को निर्दोष बताया जाएगा, अफजल गुरु को शहीद बताया जाएगा और इशरत जहां को बेटी बताया जाएगा, वो देश आखिर आतंकवाद से जख्मी क्यों नहीं होगा? इस देश को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ऐसी बातें कही जाती रहेंगी, भले ही हनुमत थप्पा जैसे सैनिक देश के लिए अपनी जान देते रहें।